अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे CSS एस्पायरेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए और उनके लिए क्या कंसिड्रेशन जहन में रखनी चाहिए। तो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो जिसमें मैं तो ब्रीफली इन चीज़ों को टच करूँगा और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए। ज़ाहिर है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपको एक डिज़ायर्ड एलोकेशन अचीव करने में। तो इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि केयरफुल सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको कौन सी कंसिड्रेशंस को जहन में रखना चाहिए। 10 इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है इस हवाले से जो मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, जो मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस से देखी हैं। लास्टली हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि इस सारी फेज़ के दौरान आपको जहन में रखनी चाहिए ये सब्जेक्ट सिलेक्शन की, फिर उसकी वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन से 4-5 फैक्टर्स हैं जो हमेशा जहन में रखने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इम्पोर्टेंस देखते हैं केयरफुल सिलेक्शन की। तो ये तीन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आपकी ये एनर्जी को चैनलाइज कर देती है और आपको टाइम सेविंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपका वेस्ट नहीं होती एनर्जी, आप प्रॉपर थ्रू आउट यूर प्रिपरेशन आप एक ट्रैक पे होते हैं, आपको पता होता है ये सब्जेक्ट्स करने हैं और इन सब्जेक्ट्स को इस एंगल से करना है। और ज़ाहिर है जब 10 कंसिड्रेशंस को जहन में रख के आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की होती है तो यू नीड नॉट टू वर्क अलॉट, सिंपली एक स्मार्ट वर्क के अप्रोच के थ्रू आप चल लेते हैं। और दूसरी ऑब्वियसली इसमें वही स्मार्ट वर्क वाली बात ही आ जाती है कि केयरफुल सिलेक्शन अल्टीमेटली आपको क्या है स्मार्ट वर्क करने में हेल्पफुल होती है। आप हार्ड वर्क करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मशक्क़त में नहीं पड़ते। और लास्टली जो कि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है और जिसके लिए मोस्टली ज़ाहिर है लोग कंसर्न भी होते हैं, और वो ये है कि आपको डिज़ायर्ड एलोकेशन जो चाहिए होती है जिस ग्रुप में, वो ये इसी के थ्रू मिल सकती है आपकी लॉट ऑफ कंसिडरेशन के साथ, सही प्रॉपर डेलिब्रेशन के साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन। फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छी तो मार्क्स अच्छे तो एलोकेशन अच्छी। और समटाइम्स तो इवन एलोकेशन पॉसिबल ही सिर्फ मार्क्स की वजह से होती है, अच्छे मार्क्स ना आए तो आपकी एलोकेशन भी नहीं होती। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक बात आप जहन में रखें कि लोग सिर्फ इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मेरा इंटरेस्ट ये है तो क्या, तो भाई इंटरेस्ट आप देख लें कि आपने आपकी प्रेफरेंस क्या है, अपनी प्रेफरेंस को जहन में रखें। क्या आप क्या स्कॉलर बनना चाह रहे हैं या CSS करना है। तो इसलिए इंटरेस्ट को जहन में, ठीक है आप एक उसकी प्लेस भी है, बट ये कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं है जो CSS में सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो। इसको एक एक प्लेस दी जा सकती है बट ये 100% वो नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। से टू 20-30% इसका कुछ रोल होगा। तो आप देखें कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आप स्कॉलर बनना चाह रहे हैं या आप CSS करना चाह रहे हैं। तो ये इसलिए ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से सब्जेक्ट सिलेक्शन में कंसिड्रेशंस भी हैं, कुछ 10 एक कंसिड्रेशंस मैंने अपने एक्सपीरियंस से सॉर्ट आउट किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उनमें से सबसे पहली कंसिड्रेशन तो ये है कि आप ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका ट्रेंड हमेशा से अच्छा चला आ रहा है, या मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि बहुत अरसे से अच्छा चला आ रहा होता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पिछले 4-5 सालों से टारगेट हो रहे हैं, कुछ ऐसे होता है जो पिछले साल टारगेट हुआ है, इस साल उसके कम चांसेस हैं। तो इस तरह से ये ट्रेंड को देखेंगे आप। प्रिपरेशन कितनी चाहिए उसके लिए, बट ट्रेंड क्या है ये भी मैटर करेगा कि ट्रेंड अच्छा है या नहीं है उस सब्जेक्ट का। इसी तरह से आप दूसरा फैक्टर ये है कि आप इंटरेस्ट देखेंगे, आपका अपना इंटरेस्ट भी है या नहीं। किसी का बिल्कुल नहीं है पंजाबी के अंदर इंटरेस्ट, या किसी का हिस्ट्री के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, या किसी का फिजिक्स या मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो ज़ाहिर है इंटरेस्ट को आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई 100% रेलिवेंट फैक्टर है, बट स्टिल 20-30% कुछ सब्जेक्ट्स में इसका 20-30% रोल होगा, कुछ में इसका इससे भी ज़्यादा रोल होगा। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है, इसमें तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ना, आपका है या नहीं है। तो आपका नहीं है और लेकिन फिर भी फिज़िक्स हो रहेंगे तो आप फिज़िक्स नहीं ऑप्ट कर सकते क्योंकि आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है या आपका एक्सपोजर नहीं है उस हवाले से। तीसरा ये कि ज़ाहिर ग्रेजुएशन भी मैटर करती है, आपका ग्रेजुएशन में किस तरह के सब्जेक्ट्स रहे। अगर आपका कोई उस तरह का रेलिवेंट सब्जेक्ट मिल जाता है और उसकी बाकी उसके क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, ट्रेंड भी बेहतर जा रहा है एंड सो ऑन, तो ज़ाहिर है आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन ऑब्वियसली मैटर करती है, इसका भी कुछ ना कुछ रोल हो सकता है आपकी सब्जेक्ट डिसीजन में। और चौथी बात यह है कि ज़ाहिर है कोर्स की लेंथ भी आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका फ़िज़िक्स या मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रहा है और आपका एक्सपोजर भी अच्छा है उसका, स्टिल आप ये भी देखेंगे कि उसके कोर्स की लेंथ कितनी है, कि ये ना हो कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स का भी टाइम कंज्यूम कर जाए। 3-4 सब्जेक्ट्स का टाइम, जितनी देर में 3 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उतनी देर में ये अकेला सब्जेक्ट हो। तो इस तरह से आप कोर्स की लेंथ को भी, किसी का कोर्स लेंथ बहुत छोटी है, आपके पास रिमेनिंग टाइम कम है, तो ज़ाहिर है आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसी तरह पांचवा पॉइंट वही रिमेनिंग टाइम का ही है।
तो आप देखेंगे कि ज़ाहिर है आपके पास प्रिपरेशन के लिए अब टाइम कितना रह गया, एग्ज़ाम्स कितने करीब हैं, और आपकी बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप साथ में कुछ और भी साइमल्टेनियसली डील कर रहे हैं, जॉब है या कुछ इस तरह के और फैक्टर्स हैं। तो आप ज़ाहिर देखेंगे कि रिमेनिंग टाइम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, पर डे आप कितना टाइम दे सकते हैं, पर मंथ कितना दे सकते हैं, टोटल मंथ्स कितने रहते हैं, टोटल वीक्स कितने रहते हैं, एंड सो ऑन। जो भी आपकी कंसिडरेशन होगी टाइम से रेलिवेंट, तो आप देखेंगे कि रिमेनिंग टाइम क्या है। तो ये भी ज़ाहिर है डिसाइडिंग में, डिसीजन में रोल प्ले करेगा फॉर द सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो ये ज़ाहिर है ये 4-5 कंसिडरेशन ये हैं, और इसी तरह से 4-5 और कंसिडरेशन हैं, वो भी मैं बताता हूँ अभी। तो ये सारी जहन में रख के आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। नेक्स्ट कंसिडरेशन ये है कि आप अवेलेबिलिटी देखेंगे कोचिंग की। किसी सर्टन सब्जेक्ट के लिए कोचिंग एक सर्टन एरिया में या एक सर्टन प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होती है, किसी सर्टन की नहीं होती। आप और किसी का इंडिविजुअल अगर आप कोचिंग लेना चाह रहे हैं तो उसका भी ज़ाहिर आप ऑप्शन देख सकते हैं कि क्या आसपास आपकी पेरिफेरी में या कहीं आपकी आपके विसिनिटी में कहीं उसकी इंडिविजुअल कोचिंग अवेलेबल है या नहीं। इंडिविजुअल हो या किसी प्लेटफॉर्म पे हो, वो एक बात की बात है, बट स्टिल कोचिंग का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके अपने ग्रेजुएशन की फील्ड से, ग्रेजुएशन से रिलेटेड होते हैं या बहुत सिंपल होते हैं, जिनके बारे में यूट्यूब पे और बहुत प्लेटफॉर्म्स पे गाइडेंस मिल जाती है, तो वो अलग बात है। बट कुछ ज़रा टेक्निकल नेचर के होते हैं जिनके लिए आपको सही गाइडेंस चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आपका लॉ का बैकग्राउंड है, बट स्टिल यू आर गोइंग टू ऑप्ट इंटरनेशनल लॉ, तो आपको ज़ाहिर है इंटरनेशनल लॉ की कोचिंग लेनी पड़ेगी। आप उसको जारगन्स, उसकी टर्मिनोलॉजीज़, उसका कॉन्सेप्ट्स, उसका कोर आइडिया समझना पड़ेगा। खुद से तो आप नहीं समझ सकते, या कम ही लोग समझ सकते हैं, अगर ऐसा है भी सही तो भी। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ कोचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन होगी इन सब्जेक्ट सिलेक्शन। सिमिलरली 7th कंसिड्रेशन ये होगी कि आप अपने पर्सनल ग्रे एरियाज़ देखेंगे। आप सब्जेक्ट सिलेक्शन में पर्सनल ग्रे एरियाज़ को ओवरलुक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है और आप जा रहे हैं जी मैं उर्दू को ऑप्ट करता हूँ या मैं पंजाबी को ऑप्ट करती हूँ, ठीक है। इसी तरह आप पोइट्री वगैरह आप मेमोराइज़ करने में आप वीक हैं या आपकी इस तरफ टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, और आप कहें कि मैं पंजाबी ऑप्ट करता या करती हूँ, तो आप कैसे मेमोराइज़ करेंगे, वो उसकी शायरी को कैसे क्रैमिंग करेंगे। पंजाबी लिखने के लिए आपको शायरी तो बीच में कहीं ना कहीं यूज़ करनी पड़ती है। सिमिलरली आपका थ्रू आउट योर लाइफ कैरियर, पीछे जो एजुकेशनल कैरियर था उसमें मीडियम ऑफ लर्निंग क्या रहा है, एजुकेशन रहा उर्दू और या इंग्लिश रहा या उर्दू रहा। आप उधर रहा इंग्लिश और आप उर्दू ऑप्ट कर लें, और उर्दू रहा और आप इंग्लिश लिटरेचर ऑप्ट कर लें, तो ज़ाहिर ऐसे सब्जेक्ट्स आपके लिए फिजिबल नहीं है, सूटेबल नहीं है। तो ये पर्सनल ग्रे एरियाज़ आपको देखने पड़ेंगे। 8वां फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तो और भी इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड बात हो सकती है, बट अभी चलो वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं थोड़ी सी ब्रीफली टच करता हूँ, उसके बाद डिटेल में भी इंशाल्लाह इस पर गाइड कर दूंगा। 8वां इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी कंबाइंड स्टडी करने जा रहे हैं या इंडिविजुअल स्टडी करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंबाइंड स्टडी करने जा रहे हैं और एक सब्जेक्ट का ट्रेंड अच्छा है और वो लेंथ में बिट लेंथी है, तो आप कंबाइंड स्टडी के थ्रू उसको बहुत स्मार्टली मैनेज कर सकते हैं। 2 लोग 3 लोग मिल के आपस में वर्कलोड को डिवाइड करें और उसको आप उस पर वर्क करें, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं तो फिर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में इस चीज़ को जहन में रखना पड़ेगा, इस फैक्टर को। और इसी तरह बुक्स की या मटेरियल की या नोट्स की अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है। समटाइम्स एक सब्जेक्ट ऐसा है आपके जहन में कि वो आप सोच रहे हैं ऑप्ट करें, बाकी कंसिडरेशंस कुछ जहन में रखी हैं, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द थिंग कि मार्केट में उसके लिए कोई अच्छी बुक भी अवेलेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मोस्टली लोगों को पब्लिक एड की कोई बहुत अच्छी बुक्स नहीं मिलती। सुल्तान खान की एक बुक है, उस पर रिलाई कर रहे होते हैं। अब वो इतनी रिडेंडेंट हो चुका है उसका डाटा और वो सारा कुछ के बस वो इतना यूज़फुल फील ही नहीं होता, और आगे ज़ाहिर है एग्जामिनर को भी वो सारी बातें वही रेपिटेटिव आइडियाज़ और वो पुराने बिल्कुल फरसूदा किस्म के। तो मटेरियल और नोट्स वगैरह भी बहुत मैटर करेंगे कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, किसके मटेरियल किसके नोट्स वगैरह अच्छे अवेलेबल है। इसमें ज़ाहिर है बाकी कंसिडरेशंस भी जहन में होंगी। अब शॉर्ट टाइम रह गया आपके पास और आपको आप मटेरियल और नोट्स और बुक्स को कंसीडर ना करें तो कैसे आप कर सकते हैं। ये चले बुक को छोड़ देते हैं, नोट्स को देखें। मार्केट में अच्छे नोट्स नहीं अवेलेबल, टाइम शॉर्ट रह गया, तो आप उस सब्जेक्ट को कैसे ऑप्ट कर सकते हैं जिसके नोट्स ही अच्छे नहीं अवेलेबल और आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपको नोट्स पे ही रिलाई करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, तो आप क्या करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कंसिडरेशन है। अब मैं लास्ट कंसिडरेशन पे आता हूँ और वो मैं समझता हूँ कि ये ऊपर वाली 9th कंसिडरेशंस
स्टिल आपको 100% हेल्प नहीं कर सकती डिसीजन मेकिंग में। यू नीड टू डिस्कस ऑल दीज 9 कंसिडरेशंस विद सम मेंटोर, सम कोच, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको सही गाइड करेगा, जो आपको कोई सीधी लॉजिकल रैशनल बात बताए, जिससे आपको एक जेन्युइन सिंसियर गाइडेंस दे कि इन कंसिडरेशंस में से ये वाइटल नेचर की हैं, इनको जहन में रख के ये सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बंदा खुद ब खुद कहीं ना कहीं खुद बाइस्ड हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा रैशनल सोच नहीं सकता या डिसीजन मेकिंग में वीक होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन समटाइम्स किसी और का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर कोई नई बात आपको बता सकता है, कोई अच्छी चीज़ बता सकता है जो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो डिसीजन मेकिंग में, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्ट सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ज़ाहिर है ये 9 कंसिडरेशंस हैं, स्टिल कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो एक आपकी यूनिक हो, आपका एक कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम हो, जो कि आपको डिस्कस करना पड़े किसी के साथ। तो वो आप ज़रूर किसी कोच से, किसी जो सिंसियर पर्सन हो, जो आपको सही गाइड करे, उससे डिस्कस करके इन 9-10 कंसिडरेशंस को जहन में रख के फिर आप डिसीजन करें सब्जेक्ट सिलेक्शन की। लास्टली आई नीड टू मेंशन फ्यू थिंग्स जो कि मैं चाहूँगा कि आप जहन में रखें ये सारी फेज़ के दौरान, सब्जेक्ट सिलेक्शन के दौरान और फिर उन पे वर्किंग के हवाले से। और उनमें सबसे पहली तो ये है कि देखें, एक बात याद रखें, सारे के सारे सब्जेक्ट्स कभी भी स्कोरिंग नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि आप जो भी सब्जेक्ट से सिलेक्ट करें सारे के सारे स्कोरिंग हो और सारे के सारे स्कोरिंग रहें फिर आपके लिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। सो इसमें बेहतरीन बात यह है कि आप ट्राई करें कि जो स्कोरिंग है बस उनमें आपके कम नहीं आने चाहिए। बाकी जो स्कोरिंग नहीं है, एक आधा आपको ऐसा ऑप्ट करना पड़ा अपने 600 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए ऑप्शनल के, कि जो स्कोरिंग नहीं है लेकिन स्टिल बस उसके साथ एवरेज स्कोर के साथ मैनेज करें, लेकिन जो स्कोरिंग है एटलीस्ट उनमें आपके स्कोरिंग ही सब रहने चाहिए, वो आपके स्कोरिंग ही रहने चाहिए, उनमें आपके मार्क्स मैक्सिमम हो। दूसरा ये है कि आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स पे एम्फेसिस करें। फॉर एग्जांपल आपका करंट अफेयर है, जनरल साइंस एबिलिटी है, पाकिस्तान अफेयर है, ये 170 प्लस तो मिनिमम थ्रेशोल्ड टच करें। वैसे तो 120 पासिंग क्राइटेरिया है, बट 170 से प्लस जाएंगे तो आपका कंपलसरी में स्कोर अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली ओवरऑल स्कोर अच्छा होगा और डिज़ायर्ड एलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ना डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट सिलेक्शन होती है। हर एक के लिए एक फार्मूला या एक कोई तावीज़ बना के नहीं दिया जा सकता कि बस यही सब्जेक्ट्स रख लें, सारे बंदों के लिए अप्लाई हो सकता है। ज़रा इसके लिए वो मैंने आपको बताया 8-9 कंसिडरेशंस हैं, उनमें से डिफरेंट है, सारों के लिए डिफरेंट है। किसी का बैकग्राउंड कुछ और है, किसी की ग्रेजुएशन कुछ और है, किसी के पास टाइम लिमिटेड है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट सिलेक्शन होगी। मोस्टली लोग पूछ रहे होते हैं कि जी बताएं आप मेरे लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन रेकमेंड करें, कौन सी अच्छी सब्जेक्ट सिलेक्शन है। भाई पहले तुम्हारा एक प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट करना पड़ेगा, फिर कोई आपको हेल्प कर सकता है, आपको सही से गाइड कर सकता है कि आपके लिए कौन सी सब्जेक्ट सिलेक्शन आपके लिए बेहतर होगी। ठीक है। तो हाँ, अलबत्ता ये कि चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी बंदा आपके साथ सर्टेन डिस्कशन में इंगेज हुए बगैर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए गाइड करे, कभी भी वो एक्सेप्ट ना करें। उसने आपके प्रॉब्लम्स, आपकी कस्टमाइज्ड अप्रोच, आपकी प्रिपरेशन का टेक्निक, आपकी साइकोलॉजी को एड्रेस नहीं किया या उसके बारे में कुछ इनपुट नहीं लिया आपसे, और वो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन पे गाइड करना शुरू कर दे, नेवर एक्सेप्ट दैट। ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होगी, इवन आपको नुकसान भी दे सकती है। और लास्टली ये है जो मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, सारों पे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे इमेच्योर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ना अपनी फैकल्टी की अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करवा देते हैं, और अल्टीमेटली आपको फिर वो एग्ज़ाम्स में जाके प्रॉब्लम होता है, या आप जब रिज़ल्ट आता है तो आपको आइडिया होता है कि यार ये तो स्कोरिंग नहीं थे, या इवन के प्रिपरेशन के दौरान ही आपको जब एकेडमी में आपका एंड हो रहा होता है टाइम, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो सब्जेक्ट सिलेक्शन गलत हो गई थी। तो ये इस तरह की मिस गाइडेंस, इमेच्योर प्लेटफॉर्म की मिस गाइडेंस से बचना है। वो अपनी फैकल्टी आपकी अवेलेबिलिटी को देख कर ना आपको बिल्कुल इम्प्रेस कर देते हैं और आपसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करवा देते हैं। तो इन कंसिड्रेशंस को जहन में आप रख के आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह नहीं प्रॉब्लम होगा। होपफुली आपको इस वीडियो से रियलाइज़ हो गया होगा कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए कोई सच कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि ये रख लें, यूँ रख लें, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। इसके लिए बहुत सारी कंसिड्रेशंस को जहन में रखना पड़ता है। फिर उन कंसिड्रेशन के साथ जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करें उसके लिए भी आपको कुछ सर्टेन फैक्टर्स जहन में रख के करने चाहिए, जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। होपफुली आपको अब सब्जेक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अलबत्ता प्लीज़ किसी मेंटर, किसी कोच के साथ डिस्कस कर लें, ताकि वो भी अपने यूनिक एक्सपीरियंस की कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करे और आपके डिसीजन को कंसोलिडेट करने में हेल्प करे। थैंक यू।